अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। और आज बहुत सारी बातें करनी है, कुछ मौसम के हवाले से बात करनी है, कुछ खवातीन के हवाले से जो मेन टॉपिक है उस पर बात करना है, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हमें याद है कि 2025 जब शुरू हुआ था अफशीन, तो यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर, इसी मॉर्निंग शो के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजर आए थे। उन्होंने कहा था कि 2025 आफतों का साल है, परेशानियों का साल है, जंगों का साल है, और वो चीज सच होती नजर आ रही है। इजराइल की बर्बरियत पहले हमने गजा में, फलस्तीन में देखी, फिर अब हमने ईरान के साथ झड़पें देखी। अब किसी मर्दे मोमिन से उसने टकराने की कोशिश की और देखिए हो क्या रहा है। मतलब अबू भी कूद रहे हैं, अबू के चचा भी कूद रहे हैं, चचा भी कूद रहे हैं, फूफा भी कूद रहे हैं, सब आ रहे हैं। अंजाम वही हुआ जब पाक भारत जंग का हुआ था और यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को कूदना पड़ा सीज फायर के लिए। लेकिन खैर ये सब फेस सेविंग थी। लेकिन एक चीज हम कभी भी नहीं भूलते, चाहे जंग हो, चाहे मोहब्बत का पैगाम हो, चाहे कोई भी सबक बताना हो आपको या कोई भी बात कहनी हो, उससे पहले अफशीन बताती हैं। अफशीन की खट्टी मीठी बातों में से जो इनकी किताब है उसमें जो सफ़ा नंबर है अब चल रहा है 442, और उसमें इनका जो इख्तिबास है उस इख्तिबास के ऊपर ज़रा हम जाएंगे और आज की अच्छी बात पहले बात करेंगे, फिर दूसरी बातों पे बात होगी। आज अच्छी बात क्या बता रही हैं आप? बिलाल, आज की अच्छी बात यह है कि समाजी ताल्लुकात की बुनियाद एतमाद और एहतराम पर मबनी होती है, वरना रिश्ते महज रस्म रिवाज रह जाते हैं। जो समाजी ताल्लुकात होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं, मगर ये ताल्लुकात सिर्फ रस्मी नामों या रसूमात से कायम नहीं रहते, बल्कि उनका असल जो दारोमदार होता है वो एतमाद और एहतराम पर होता है। जब ये दोनों चीज़ें मौजूद हों तो रिश्ते मजबूत और पायदार बनते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर हम बात करें दूसरे पैराए में ना, अलाउ मी टू टॉक, वरना वो सिर्फ जो जाहिरी शक्लें होती हैं ना वही रह जाती हैं, और फिर जो रिश्ते जितने भी करीबी हों, आई हैव सीन, अगर उनमें भरोसा और इज्जत ना हो तो वो कमजोर हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि आप स्टैंड नहीं ले सकते। आप किसी भी रिश्ते की बात कर लें, आपस में जो हमारे हम कोलीग्स हैं आपस में, वो रिश्ते हो गए, जो हमारे भाई बहन और माँ बाप और जो भी हमारे घरेलू रिश्ते होते हैं, कहीं भी आप इज्जत और भरोसा, ये दो ऐसे मतलब इंटरलिंक चीज़ें हैं, भरोसा और इज्जत। भरोसा ना हो तो इज्जत भी नहीं रहती, इज्जत ना हो तो भरोसा भी नहीं रहता। ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये दोनों ना हो किसी भी रिश्ते में तो वो ज़ाहिर है कमज़ोर हो जाते हैं। और यही वजह है कि समाजी ताल्लुकात की असल ताकत एतमाद और एहतराम में पोशीदा है। इसी वजह से समाजी ताल्लुकात में एतमाद और एहतराम का किरदार बेहद अहम है, जो रिश्तों को हकीकी मायने और गहराई देता है। बिल्कुल ऐसे, और बहुत खूबसूरत आपने आज की जो है वो आगाज़ किया है इस प्रोग्राम का, और जो बताइए बात, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने जो आज पैगाम दिया। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अफशीन हमेशा जो है ना वो सिविक सेंस की बातें करती हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें करती हैं। मुझे तो आपको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को नॉमिनेट किया है। नहीं, मुझे ऐसे नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है। बस ये कि हाँ, अगर एक हम अच्छी बात से आगाज करते हैं तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होती, वो हमारे अपने लिए भी होती है। उससे हमें भी सीखने का और सोचने समझने का मौका मिलता है, और इंसान हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। और अगर कुछ सीखा हुआ होता है उसके बावजूद भी उसको रिवाइज करना या उसको रिमाइंड करना ये भी जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर रिश्ते और इन सब चीजों में हम कभी कभार हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, हमें फिर से रिमाइंडर नहीं हो सकते, लेकिन रिश्तों को समझ सकते हैं। बहरहाल अगर आगे बढ़े और पूरी दुनिया के ऊपर जरा टेलीस्कोप रखें, और बल्कि टेलीस्कोप भी नहीं, अब रखेंगे माइक्रोस्कोप, तो सबसे पहला जबान पे जो लफ्ज आता है जुल्म, बदरियत, और भाई तालियां बजाओ डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसराइल और ईरान जंगबंदी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दी है। बड़ा मसला है कि कुछ भी होता है वो आगे से ट्रंप अंकल कहते हैं ये तो मैंने करा, अब कल ट्वीट कर दिया कि इजराइल एंड ईरान केम टू मी, और मैंने मसला हल करा दिया। बहरहाल इजराइल तो जरूर गया होगा अपने अबू के पास, जैसे भारत गया था अपनी फेस सेविंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास, इसी तरह इसराइल भी गया, क्योंकि उसका दिफाई निजाम तो बैठ गया था ना। है ये बच्चे, पता नहीं जायज है कि नाजायज है, लेकिन ये बच्चे इस कदर तंग करते हैं। कभी वो बच्चा उधर स्कूल में नहीं होता, असल में जो अब्बा है ना वही लड़वाते हैं आपस में बच्चों को, तो वो चाहते हैं कि आखिर में वही बड़े बने।
और फिर वो सीज फायर का ऐलान करते हुए जो है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये खुद ब खुद चल पड़ा है हमारा प्रॉम्प्टर। कोई बात अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आज की टॉप स्टोरी है वो ये है कि इसराइल ईरान जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सबको मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल पहले अपने जारी आखिरी मिशन मुकम्मल करेंगे और उन्होंने मजीद कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का आगाज पहले ईरान करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल भी जंग बंदी शुरू कर देगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं जो ये सीज फायर होगा ये परमानेंट पीस की तरफ जाएगा? इन माय विजन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ डिसेप्शन। और आगे आपको ये भी बताते चलें कि 12वें घंटे के अंदर तो इसराइल भी जंग बंदी शुरू करेगा, जबकि 24वें घंटे पर 12 रोज जंग के खात्मे को दुनिया भर में बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाएगा। जबकि सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि जंग बंदी के दौरान दोनों फरीक पुरअमन और बाइज्जत रवैया इख्तियार करेंगे। और उन्होंने कहा कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलेगा और ऐसा होता है तो मैं इसराइल और ईरान दोनों को उनकी हिम्मत, इस्तकामत और दानिशमंदी पर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी जंग को खत्म किया है जिसे बरसों जारी रखा जा सकता था। भाई ईरान तो बरसों जारी रख सकता था इस जंग को, और फिर क्योंकि इसराइल का दिफाई निजाम बैठ गया था, उसके पास मुश्किल से 10 दिन बचे थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो जो है अब तो अगर ये अमेरिका जंग में ना कूदा तो एक तरह से अमेरिका ने इसराइल को भी दिखा दिया कि भाई तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो। अमेरिका ने जस्ट फेस सेविंग की है और उसके ऊपर भी हम आएंगे। जबकि मशरिक वुस्ता में जारी कशीदगी के दौरान एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त हुई है। इसराइल ने बिलाखिर अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी और रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक इकदाम इस वक्त सामने आया जब ईरान की जानिब से कतर में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद खित्ते में तनाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। अच्छा, ये जो ईरान ने जहां जहां पर भी कतर में और अमरीकी फौजी अड्डे पर जो मिसाइल हमले किए हैं, इससे जो है एक मतलब एक तरह से वो अमरीकी इसराइली ट्रैप में आ गया। एक तरह से उसने मुस्लिम ममालिक पर को अपने से एंटी कर दिया है, उसको नाराज कर दिया है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने बेसिकली अमेरिकन एयर बेसिस पर हमले किए हैं, नॉट दैट कि उसने मुस्लिम ममालिक पर हमले किए हैं, लेकिन एक तरह से वो इसराइल ईरान ट्रैप में तो आ ही गया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वजीर आजम से राब्ता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरखास्त की है। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुक्काम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की उसूली मंजूरी दी थी। तो बेसिकली कतर ने जो है इस चीज के लिए फोर्स किया और जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ये एक मुनफरिद खबर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ईरान ने कतर में, यानी कि कल रात को ये खबर आती है, आई जस्ट केम बैक होम और एकदम खबर आती है कि ईरान अटैक ऑन कतर। आई वाज वंडर्ड, वाज सरप्राइज कि कतर पे क्यों करेगा भाई, क्या इशू है। फिर जब उसको डीप डाउन जाके स्टडी किया तो ये थी खबर कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के अलावा इराक, बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। यानी कि वो जो फोकस्ड थे वो अमरीकी बेसिस। अब वो अमेरिका पे तो डायरेक्ट हिट नहीं कर पाएगा, तो उसने वहां पर जो करीबी ममालिक थे उसके, नहीं तो अमेरिका भी डायरेक्ट हिट नहीं करा, अमेरिका भी इन्हीं बेसिस को यूज करता हुआ ईरान पर अटैक कर रहा था। तो ईरानी हमलों के पेश नजर कतर और मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी है। कतरी हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल पर मुतादिद स्कूल्स भी बंद रखने का हुक्म दिया। इराक में अमरीका की एनुल सद एयर बेस पर फिजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया है। अच्छा, इराक में अमेरिका की जो एनुल सद एयर बेस पर फिजाई दिफाई निजाम फाल किया है। ओके, एयर बेस पर मौजूद एहलकारों को भी बंकर्स में जाने की हिदायत दे दी गई है। ठीक है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी कहा कि ईरान ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की और ना ही करेगा, लेकिन किसी के सामने सर भी नहीं झुकाएगा। बड़ा वाज़ेह और दो टोक स्टेटमेंट दे दिया है सुप्रीम लीडर ने। जबकि ईरानी कौम इज्जत, इस्तक़लाल और उसूलों पर समझौता भी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी दबाव और धमकियां ईरान को अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा सकती, ज्यादती को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि ईरान ने हमेशा इंसाफ, अमन और खुद मुख्तारी की हिमायत की है और आइंदा भी यही मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। तो माशाल्लाह ईरान जो है इस जंग से बहुत जो है इज्जत के साथ, कामयाबी के साथ निकला है
और जो है इसराइल और अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी है, जो कि वो कह रहा है सीज फायर उसने करवा दिया है, लेकिन बेसिकली इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सऊदी वली अहद की भी कुछ बात कर लेते हैं। MBS की कतर में अमरीकी बेस पर ईरानी हमले के बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता, जबकि ईरान की जानिब से कतर पर किए गए मिसाइल हमले की भी शदीद मजम्मत की है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने कतर पर बिला जवाज जारियत की है, जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कतर की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब हर हाल में अपने कतरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा और इनकी सलामती को तरजीह देगा। वो कहते हैं ना, ईरान की एक दिन की जिंदगी अरबों की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो जो ये जितने भी अरब ममालिक हैं, वो मिलकर भी आप अपने ब्रदर ईरान के साथ खड़े होने के बजाय आप अलग अलग हुए हैं। आपको तो चाहिए कि इस वक्त ईरान के साथ हो जाएं सब। अच्छा, इस वक्त मामला बहुत ज्यादा जो है ना वो कशीदा हो चुके हैं। इफ यू टॉक अबाउट ईरान इस वक्त हमें बज़ाहिरी तौर पर लग रहा है कि इस वक्त बिल्कुल तनहा है ना। अगर हम तमाम मुस्लिम ममालिक की बात करें, रशिया, ईरान, चाइना इस वक्त ईरान के साथ बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। इफ यू रिमेम्बर, एक मैप जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि पूरी ईरानी जो एयर बेस है, जो एयर आपकी एयर रूट है, वो सारा बंद था, लेकिन एक जहाज जाता हुआ नजर आ रहा है उस मैप के ऊपर। दैट वाज चाइनीज कार्गो ना। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको जो है ना वो स्टेप डाउन कर सके या उसको शॉट डाउन कर सके। तो इससे ये वाजे हुआ, और ईरान ने भी उसको खुला स्पेस दिया कि आप जा सकते हैं अपना कार्गो लेकर। इसका मतलब ये है कि ईरान की बैग पर चाइना मौजूद है। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आई थी, कल हमने बात की थी, जो हमारे एनालिस्ट थे मुर्तजा नगरी, उनसे भी हमने बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि अभी तक कुछ इतलात मिली नहीं है कि चाइना के वॉरहेड जो है वो ईरान के बॉर्डर पर आ गए नहीं आ गए, लेकिन कुछ जरा ये बता रहे हैं कि उस वक्त कुछ नकलो हरकत हो रही थी बॉर्डर पे ना। और हमें एनालिस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। हम बड़ी देर से वेट कर रहे थे अपने एनालिस्ट का। मुनव्वर हुसैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब हम बात करेंगे जो करंट ऑनगोइंग इशू है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ईरान इसराइल जंग पे जो अब सीज फायर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर आपको, आपके देखने वालों को, आपकी पूरी टीम को। आपको भी सुबह बखैर। और इस वक्त मैं तो आपको डॉक्टर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहता हूँ ना। आप हमारी जो है वो सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। व्हाट डू यू सी राइट नाउ कि अब जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, आप इसको क्या डिसेप्शन समझते हैं या फिर हकीकी तौर पर ये कुछ सेटल डाउन होने जा रहा मामला? देखें, वो हमारे इलाके में एक कहावत कही जाती है कि जब आप पूरे न पढ़ सकें तो फिर भागना काम भी बहादुरों का है। तो कुछ यही हो रहा है इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ, क्योंकि उनका प्लान यह था कि ईरान को इस हद तक कमजोर किया जाए कि वो अपने रिविजनिस्ट बिहेवियर को तब्दील करे। ठीक है। और चूंकि ईरान ने रेजिस्ट किया, खड़ा रहा, तो फिर इस नतीजे पे वो पहुंचे कि ईरान सॉफ्ट टारगेट नहीं है, ईरान बहुत ही टफ टारगेट है। और अमेरिका की जंगी तारीख में वो टफ टारगेट की तरफ नहीं जाता, वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ जाता है। अच्छा मुनव्वर साहब, जो इसराइल है अपनी जो एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत एक रिजीम चेंज चाह रहा था और जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी इकरार किया था, वो अपनी ये हदफ पूरा करने में नाकाम रहा ईरान में। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। उनका ख्याल ये था कि बाकी सारी रिजीम्स मिडिल ईस्ट के अंदर फ्रेंडली रिजीम्स हैं, तो एक ऐसी रिजीम है जो टफ टाइम दे रही है। और आपको याद होगा कि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था ना, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हौसी, हशद शैबी, ये अभी खत्म तो नहीं हुए ना, ये उधर मौजूद हैं। आप इन्हें ये कह सकते हैं कि कमजोर हैं। अगर ईरान खड़ा होता है तो ये दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना बहुत जरूरी था। और मुझे यूं लगता है, ये आगे जाके इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अमेरिका कभी भी किसी जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं घुसता जब तक उसको स्पॉन्सरशिप न मिले। सही। ये कहीं से स्पॉन्सरशिप उसे मिली हुई थी जो इस हद तक वो आगे गए, लेकिन वो काम नहीं आया। तो लिहाजा उन्होंने पीछे हटना बेहतर समझा। और मेरा ख्याल है ये अमेरिका के लोगों की भी ये ख्वाहिश है, मिडिल ईस्ट के ममालिक की भी ये ख्वाहिश है
और दुनिया के अमन के लिए भी ये जरूरी था। और फिर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो हंगामी इजलास हो रहा था उससे भी जाहिर था। इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अब्बास अराकी जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, जी, उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से और उनके एक्स प्रेसिडेंट दिमित्री से मुलाकात की थी। उसके बाद क्या वेपन ट्रांसफर होने से क्या नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होनी थी, बिकॉज उन्होंने एक बयान दिया था 2 दिन पहले और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था। उन्होंने कहा बहुत कई ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स देने को तैयार हैं ईरान को। ओके, इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं। जी। और फिर इजराइल का जो थ्रेश होल्ड है ना बहुत कम है। जी। और जो एनालिस्ट हैं पूरे दुनिया के वो एक ही बात कह रहे थे कि इजराइल मैक्सिमम अब हफ्ता सरवाइव करेगा। बिल्कुल, उसका दिफाई निजाम तो पहले ही बैठ चुका था। लेकिन आप क्या समझते हैं जो सीज फायर है, क्या ये परमानेंट पीस एग्रीमेंट की तरफ जाएगा या फिर आगे चल के ये फिर से जंग जारी हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। देखें, ये एक टेम्पररी सीज फायर है, तालिबान ये 12 दिनों के लिए कहा जा रहा है। ओह, अच्छा, ठीक है। और ये आगे जाके कहते हैं कि परमानेंट सीज फायर में हम तब्दील करेंगे। और चूंकि इजराइल के पास एमिनेशन इस वक्त खत्म हो गया है, इनफैक्ट ईरान भी चाहता होगा, बिकॉज ईरान के अंदर भी कैजुअलिटीज हुई हैं काफी सिविलियंस की। तो इसका मतलब है ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग कर ली आकर कि भाई मैं फिर से बड़ा बन जाऊं, फिर से सीज फायर का ऐलान कर दूं, फिर से अपने लिए जो ना नोबेल इनाम याफ्ता हो जाऊं, मैं पीस के दाई बन जाऊं। मेरा ख्याल है वो नोबेल वाला तो किस्सा खत्म हो गया है, वो तो खैर नहीं आएगा। जी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्किन बचाई है फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज जितनी सख्त अपोजिशन इस वक्त अमेरिका में आ रही है और यहाँ तक कि इम्पीचमेंट के लिए भी बात की जा रही थी कि इम्पीच करेंगे, तो और फिर अमेरिकन इकोनॉमी की कंडीशन तो आपको पता ही है। और फिर इसके साथ साथ जो अमेरिका का तासुर है दुनिया को मुतासर होते नजर आया। और इससे यूं लग रहा था अगर ये सीज फायर नहीं होने जाता, ये जैसे अमेरिका अपने हाथों से अपने निजाम का गला मोड़ रहा है। जी। अब आप यूं समझिए ना कि चाइना और रशिया को देखिए, उन्हें इस जंग में कूदने की क्या जरूरत है और अमेरिकन निजाम को लपेटने की क्या जरूरत है जब अमेरिका अपने निजाम को खुद ही लपेट रहा है। अच्छा मुनव्वर साहब, इस वक्त ईरान की पोजीशन कहाँ देख रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट की अगर बात करें और पूरे इस खित्ते की बात करें जिसमें इजराइल ऑब्वियसली चैंपियन बनना चाहता है, या फिर इजराइल के साथ साथ हम दूसरी तरफ भारत को देखते हैं कि इस रीजन के अंदर वो टेकअप करना चाहता है। ईरान कहाँ खड़ा है इस पोजीशन इस पूरे मामले के बाद? ईरान ने तो बहुत बहादुरी दिखाई है। ईरान देखें एक तन्हा मुल्क होके, और वो मुल्क जो हैविली सैंक्शन्ड था, वो मुल्क जिससे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया गया, वो मुल्क जिसको ट्रेड नहीं किया गया, वो मुल्क जिसे इंटरनेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होने दिया गया, उसके बावजूद उसने जो हवा तोड़ा है। देखे ना इस जंग में, 12 दिनों की जंग में की लेसन जो हम लर्न करते हैं वो ये, नंबर 1 कि इजराइल इस खित्ते का ताकतवर मुल्क नहीं है जो कि तासुर था, जिसे शिकस्त नहीं दिया जा सकता। ठीक है। नंबर 2 ये कि ईरान ने अपनी कन्वेंशनल पैरिटी साबित कर दी है इजराइल के साथ कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो आपका दिफाई निजाम आपको बचा नहीं सकेगा, हम मेजर इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जी 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 जी। अच्छा मुनव्वर साहब, ये जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने की बात की थी, तो क्या अब ये इस पर आगे भी अमल दरामद होगा और या फिर ये बहाल कर दिया जाएगा इस जंग की सीज फायर के बाद से? क्योंकि जो है इससे फिर पूरी दुनिया के मईशत पर असर पड़ेगा, आलू मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। जी, उससे कंटिन्यू तो नहीं करेंगे इनफैक्ट, और फौरन बंद भी नहीं करेंगे, तदरीजन ये पीछे हटेंगे। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा पत्ता था जो उन्होंने खेला। उसके बाद आपने देखा कि दुनिया की से चीखें आना शुरू हो गई वेस्ट से। इससे सबसे ज्यादा मुतासर इंडिया ने होना था और हो रही थी इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज पहले तो पाकिस्तान के साथ जो उनकी वॉर हुई उसमें जो एयर स्पेस बंद हुआ, उन्हें ईरान की फदाई हदूद को इस्तेमाल करके यूरोप जाना पड़ता था। फिर ये जंग के बाद यूरोप भी, ईरान वाला फदाई वो भी खत्म हो गया, उन्हें फिर सऊदी अरब और रिजेक्ट से जाना पड़ रहा था। एग्जैक्टली। हॉर्मुज़ को बंद करने के बाद उनकी ऑयल सप्लाई भी रुक गई और उनकी फदाई हुदूद भी रुक गई। अच्छा। और एक उनको ऑपरेशन, अपना एयर ऑपरेशन बंद करना पड़ा। सेकंड, जो उनकी ट्रेड चल रही थी सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से, वो चाबहार से चल रही, और इस जंग के बायस वो भी बंद हो गई। तो सबसे ज्यादा जो माली नुकसान और प्रेशर था वो इंडिया पे था, उसके बाद यूरोप के ऊपर था, बिकॉज यूरोप को ज्यादातर एनर्जी की तब्दील मिडिल ईस्ट से हो रही थी। अच्छा। इससे पहले वो रशिया से लेते थे, यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से लेना बंद कर दिया।
तो अब या अमेरिका से ले रहे थे या यूरोप से ले रहे थे, और सॉरी मिडिल ईस्ट से ले रहे थे। मिडिल ईस्ट इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट से जब एनर्जी बंद हो जाए तो एक तो एनर्जी महंगी हो जाती है और दूसरा उनकी मुकम्मल डिपेंडेंसी होती है अमेरिका पे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने टो करना है। हालांकि यूरोप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलग रखना चाहता है। आपने अगर मैक्रोन के बयानात सुने हो इस सारे तनाजुर में, और ब्रिटेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं डेविड लेवी जी, उनका अगर इंटरव्यू BBC 4 पे देखा हो तो वो जरा डेविएट करते हैं अमेरिका की लाइन से, तो दूसरी सूरत में उनकी डिपेंडेंसी होती है यूरोप पे। तो इसी वजह से आपको चीजें सुनाई दी पूरी दुनिया। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब कि इस वक्त हम जैसे आपने बात की कि भारत को बहुत नुकसान हुआ है और हो सकता था। इफ यू टॉक अबाउट ईरान वर्सेस इजराइल, दोनों का बहुत नुकसान हुआ है, दोनों पे बम्बार्डिंग हुई है, मिसाइल्स दागे गए आपस में एक दूसरे पर। किसका ज्यादा नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली अगर देखें, और दूसरा अगर हम इकोनॉमी पे इफेक्ट की बात करें पूरी दुनिया में तो क्या इफेक्ट हो गया? दोनों सवालों के जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। जी देखें, बात असल में ये है कि देखा ये जाता है किस मुल्क का क्या थ्रेश होल्ड है और उसकी एब्जॉर्ब कितना कर सकता है डैमेजेस को। अब ईरान जो है उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा है। इजराइल जो है टोटल 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान की पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल है 9 करोड़ से ज्यादा बनती है। इजराइल की पॉपुलेशन देखें तो वो 9 मिलियन से भी कम है मेरे ख्याल। तो कहने का मकसद ये कि इजराइल के पास उसका थ्रेशहोल्ड कम है। सही। और जो नुकसान इजराइल का हुआ, देखें ये तिल अबीब जो है ना, मैं आपको सिर्फ तिल अबीब के बारे में बताता हूँ, बड़ा हसल पसल वाला ये शहर था। अच्छा। पूरी दुनिया के लोग उतरते थे। अब वो कंट्राक्ट की सूरत की शक्ल दे रहा है और वहां वो बिल्कुल खाली है और हुकूमत ने पार्किंग फ्री की है, लेकिन पार्किंग कौन करेगा वहां पे? लोग तो वहां से भाग गए। और फिर आने वाले दिनों पे तिल अबीब पे इतना बड़ा इसका नुकसान होगा बिकॉज इजराइल ने पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठे किया था, जहनों को, कि ये वो मुल्क है जहां पे आपकी लाइफ सिक्योर है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और कोई हम पे हमला नहीं कर सकता। अब इन हमलों के बाद दुनिया का कौन सा शहरी है जो वहां पे आके काम करेगा? उनकी R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, जहाँ पूरी दुनिया की और स्पेशली मगरिब की इंडस्ट्री को जो सपोर्ट देती थी रिसर्च, वो खत्म हो गई। उनकी जो साइंटिफिक रिसर्च थी सैकड़ों सालों के ऊपर, वो खत्म हो गई। इसके बाद उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में बताया जा रहा है 6 से 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो यू कैन इमेजिन। और फिर जो पोर्ट हाइफा की उड़ी है जो कि हब है उनकी इकोनॉमी का, और ये लास्ट ऑपरेशनल पोर्ट थी, वो भी उड़ गई। तो यू कैन इमेजिन। और इंडिया में इसमें आपको याद है ना, अदानी ने वहां इन्वेस्टमेंट की थी 4.2 बिलियन डॉलर की। वो भी खत्म हो गई। तो इसके आने वाले दिनों पे असरात बड़े होंगे। इनफैक्ट अमेरिका सपोर्ट देगा इजराइल को, लेकिन कम से कम 10 साल चाहिए होंगे इजराइल को दोबारा अपने आप को रिवाइव करने। अच्छा मुनव्वर साहब, ईरान की जानिब से कतर में वाक़े जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं उन पर जो मिसाइल हमला हुआ है, उसके बाद जो खिते में बैलेंस ऑफ पावर है, वो उसका जो तवाज़ुन बिगड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या ये ट्रैप था इस्राइल और अमेरिका का कि मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा दें? क्योंकि वैसे तो अमरीकी फौजी अड्डों पर यह हमला हुआ है, लेकिन इससे कतर और सऊदी अरब ये सब इस पे तहफ़्फ़ुज़ात है ना उनको कि हमारे मुल्क पे भी तो हमला हुआ है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है। जो बज़ाहिर दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे जाहिर नहीं किया जाता। और इसकी मैं आपको माजी में एक मिसाल दे दूं कि जिस वक्त रेवोल्यूशन आ गया ईरान में, तो ईरान एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल हो गया, और उसी दौरान ईरान इराक की जंग भी शुरू हो गई 80 से 88 के दरमियान में। ईरान को वेपन्स की जरूरत थी और रेगन को पैसों की जरूरत थी ताकि वो साउथ अमेरिका में कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ बगावत करवा सके। और कांग्रेस पैसे देने को तैयार नहीं थी, तो रेगन ने हथियार भेजे इजराइल के थ्रू ईरान को, जिसको काउंटर अफेयर्स कहते हैं, और इस पे रेगन को इम्पीचमेंट हुई। हालांकि ईरान दुश्मन मुल्क था। तो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती है। बजाय जो नजर आता है वो दिखता नहीं, वो होता नहीं है। आप देखें नरेंद्र मोदी ने जो कॉल की सदर पज़ेशियां को, और आपको पता है नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के करीब है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी पसे पर्दा किरदार अदा किया कि इजराइल की बस हो गई है, वो सीज फायर चाहते हैं। और फिर अब ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि इजराइल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि सीज फायर करवाएं। और जो ईरान का अटैक हुआ है, इनफैक्ट ईरान ने पहले ही मुतला कर दिया था अमेरिका को भी, कतर को भी, कि ये हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ईरान ने तो कह दिया है कि हमने सरेंडर किसी सूरत नहीं करना।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है जो बड़ा काबिल गौर है, मुझे लगता है कि आप इसका बेहतर आंसर दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। रिजीम चेंज की बात हो रही थी। रिजीम चेंज हमने माजी में भी देखा और पूरे मशरिक़ वस्ता में हम देखते आ रहे हैं, या फिर हम गल्फ में देखें तो इट हैपेंड, ये कोई नई बात नहीं है। और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं जराए बताते कि रही है। अभी इस रिजीम चेंज के ऊपर एक शख्सियत है, उनके बेटे को दोबारा से राब्ता किया जा रहा है, लाने की बातें की जा रही हैं। व्हाट इशू कि रिजीम चेंज के ऊपर तो ट्रंप ने भी खुल के कह दिया कि अगर पहले नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब अगर करना पड़ा तो हो सकता है ये। और ईरान का भी जवाब आया, विल मेक ईरान ग्रेट अगेन। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। देखें, रिजीम चेंज जहां भी अमेरिका ने की है ना, वहां पे 5th कॉलम अवेलेबल हो, गद्दार मौजूद हो, अंदर से बहुत ज्यादा रिस्क हो, जहां पे सोसाइटी के अंदर यूनिटी न हो। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, वो प्रेसिडेंट अलांदे थे, उन्होंने इनके साथ नेगोशिएशन की, इन्होंने CIA ने वहां कवर्ड ऑपरेशन किया और अलांदे की हुकूमत की जगह पे पिनोची को लाके खड़ा किया और अलांदे लड़ते लड़ते मरे। दूसरी जगह पे लिबिया का केस ले लीजिए, लिबिया में कर्नल कजाफी ने इनसे नेगोशिएशन किए और वो वॉर के लिए तैयार नहीं हुए। वो चाहते थे अमन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने हथियार उन्होंने दे दिए, आपने देखा वहां रिजीम चेंज हो गई। लेकिन क्यूबा ने रेजिस्ट किया, फिडल कास्ट्रो के बूटों में इन्होंने मटेरियल डाला कि उनके बाल उतर जाएं, शर्मिंदगी से चले जाएं। कई दफा असैसिनेशन के अटेम्प्ट किए, नहीं कर सके। वेनेजुएला में कोशिश की, नहीं कर सके। नॉर्थ कोरिया में कोशिश की, नहीं कर सके। इसका मतलब क्या है? सबक हम ये सीखते हैं कि जो ममालिक रेजिस्ट करते हैं और अवाम उनके पीछे खड़ी होती है, वहां पे रिजीम चेंज नहीं हो सकती। और बहुत सी जगहों पे अमेरिका इस मामले पे नाकाम रहा है। अब ईरान के जो लोग हैं, एक सिविलाइजेशनल प्राइड, दूसरा लेवल ऑफ नेशनलिज्म बहुत पीक के ऊपर, और तीसरा जो मौजूदा रिजीम है उसके लिए भरपूर सपोर्ट, जिसके बायस नजरिया, तारीख और सिविलाइजेशन, ये तीनों एलिमेंट वो हैं जहां पे ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। ईरान अगर ये मजीद 10 साल जंग चलाते हैं ना, ईरान इसी तरह खड़ा होता है जिस तरह आज आपने देखा और माजी में हमने देखा है ईरान इराक जंग में। यूरोप और मिडिल ईस्ट सारे इराक के पीछे थे, 8 साल तनहा जंग लड़ा और नतीजा ये निकला कि आखिर में जाके बसरा पे कब्जा किया इराक के, और काबिल की तरफ जा रहा था जब UN के अंदर जबरदस्ती रेजोल्यूशन पास करवा के जंग बंदी करवाई गई। अच्छा मुनव्वर साहब, पाकिस्तान का क्या किरदार देख रहे हैं आप यहाँ पर? क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को भी खुश किया, कोई एयर स्पेस नहीं दी अमेरिका को, और अमेरिका को भी खुश किया, उनको नोबेल नाम मतलब जो कुछ भी उनको बोला। लेकिन ये यहाँ पर पाकिस्तान के मतलब जो अस्करी क़यादत है उसको इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए। वैसे देखें, बात असल में ये है कि पाकिस्तान का एक हमेशा से देरीना जो फॉरेन पॉलिसी रही है, ट्रेंड रहा है कि हाउ टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। इसीलिए जो UN की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये जो नोबेल पीस प्राइज है, लोग यहाँ पे तनकीद भी कर रहे हैं, ये इसलिए ऑफर की गई थी। एक तो इंडिया पाकिस्तान जो पीस हुआ एक तो उस तनाजर में, और दूसरा कोशिश ये कर रहे थे पाकिस्तान की अथॉरिटीज कि ये ईरान वाला मामला भी बातचीत से हल हो जाए। Exactly. मैं भी यही समझती हूँ कि इट्स अ डुबियस फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी। अगर ये हम डिप्लोमेसी से काम नहीं लेते तो इस तरह से फिर वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फिर किस तरह से खुश होते हैं हमसे, और वो किस तरह से अपना आपको पीस के लिए अग्री करते, तो उनको भी तो अपनी कहीं ना कहीं फेस सेविंग करनी थी। तो इस वजह से उनके लिए ये नोबेल इनाम एक तरह से अच्छा हो गया ना। जी जी, लेकिन अब ये होगा नहीं, अब ये होगा नहीं। अच्छा। इसकी वजह यह है कि अब चूंकि नोबेल पीस प्राइज जब आप करते हैं ना, कोई हुकूमत आपको नामजद करती है, तो आप फिर वॉर में जंप इन नहीं करते, और चूंकि ये गलती वो कर बैठे इसलिए भरपूर तरीके से तनकीद चलिए खुद अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है वो एक बेहतरीन चांस था प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में नारा भी लगाया और उसके साथ साथ उनका एजेंडा भी ये था टू मेकिंग अमेरिका ग्रेट, इकोनॉमी को रिवाइव करना है। लेकिन एक तो उनके अपने लोग जरा हो गए, यानी उनके, मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, उनके जो की क्लोज जो साथी थे, एलन मस्क, उसके अलावा कार्ल टकरसन, और तीसरी जो उनकी जो हेड ऑफ द इंटेलिजेंस है, जिसके नीचे 17 इंटेलिजेंस काम कर रही है, इंक्लूडिंग CIA, जिसका नाम गिबार्ड है, लूसी गिबार्ड। ये तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे और तीनों जो है इस वक्त ट्रंप के मुखालिफ हो गए इस वॉर की वजह से। और साथ ही कांग्रेस जो है वो उन्होंने भी उनके लिए उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने का ऐलान किया है। तो इस तरह से तो ट्रंप के इक़्तिदार को भी खतरा है। जी, वो 4 ग्रुप हैं। एक सेनेटर मैसी हैं, उनके साथ रो खन्ना है जो कि
डेमोक्रेट हैं और मेसी जो है रिपब्लिकन है। उसके अलावा एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है जिसको इलान उमर भी उसके अंदर है या लीड करती हैं। तीसरा आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक उनके सेनेटर हैं सैंडी बर्नर जी, वो भी उसके अंदर शामिल है। और इन तीनों की मुख्तलिफ रेजोल्यूशन है के हवाले से। जरा से इस पर भी बात करना चाहेंगे कि अगर इसी रीजन की बात की जाए तो ईरान का एक तो आपने हॉर्मुज़ वाला फैसला, और दूसरी तरफ अब ये कतर के ऊपर जो एयर बेसिस हैं अमरीकी, उसके ऊपर हमला। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान अपने ही दुश्मन यहाँ पर पैदा कर लेगा, या दे विल अंडरस्टैंड जो मुस्लिम ममालिक हैं? देखें, बात यह है कि इजराइल की तो यही कोशिश थी कि ईरान को इंटीग्रेट न होने दिया जाए, उसके अच्छे ताल्लुकात न हो अरब के साथ भी और वेस्ट के साथ भी। लिहाजा उसने करके ये कोशिश की कि किसी तरह इन सबको ड्रैग करे ईरान की जंग की में, और ईरान बजाय ये कि इजराइल पे कंसंट्रेट करे, ईरान इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये उसकी पॉलिसी थी। उसे एक पीसफुल नॉन न्यूक्लियर वेल इंटीग्रेटेड एंड इंटरनेशनल सिस्टम ईरान नहीं चाहिए, बिकॉज उन्हें पता है कि ये रिजीम इंटैक्ट है, लिहाजा इजराइल के लिए बबाले जान होगी। तो लिहाजा उसकी ये काविश है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी इंतहाई रैशनैलिटी के साथ पहले से इन्फॉर्म करके फिर अटैक किया। दूसरा, उन्होंने बताया कि हम आप पे नहीं कर रहे, कर रहे। तीसरी बात यह कि उनका ये भी कहना है कि चूंकि जहां से हम पे अटैक आया है, उन्होंने देखे ना 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अटैक कहां से आ रहे हैं, किन बेसिस से आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की एयर बेसिस तो तबाह हो गई थी, तो लिहाजा वहां पे उन्होंने अटैक किया है। और साथ में देखें, अभी तक सऊदी अरब के अंदर मिलिट्री एसेट्स मौजूद हैं अमेरिका के, उन्होंने अटैक नहीं किया। और उसके साथ साथ जो पानियों में जो खड़ा है मिलिट्री एसेट्स, वहां पे भी अटैक कर सकते हैं, वहां पे भी अटैक नहीं किया। लेकिन उन बेसिस में जहां पे ईरान का, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन बेसिस का खात्मा हो, जिसकी तादाद 18 या 19 है, और इस तरह अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाए। और इसके पीछे जरूर मशवरा रशिया और चाइना का होगा, बिकॉज वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन इन्फ्लुएंस और उसकी प्रेजेंस खत्म हो। बिल्कुल। और एक तरफ तो पाकिस्तान ने भारत का घुमंड तोड़ दिया, तो दूसरी जानिब जो है ईरान ने इसराइल के जो है ना वो घुमंड तोड़ा कि नाकाबिल तस्खीर है इसराइल। तो अब जो है आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से हाउ सिचुएशन विल अनफोल्ड? ये जो दो स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना अमेरिका के, जिसे मैं कहता हूं ट्राइपोलर वर्ल्ड, अमेरिका, इंडिया और इजराइल, इनके ये जो दो छाड़ते थे, दो बदमाश, दो रोग स्टेट, दो कैंसर के फोड़े, दो नासूर इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, और दो इंतहाई गंदे लीडर मोदी और नेतन्याहू, इन दोनों ने अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचाया है, आज तक अमेरिका की तारीख में किसी ने अमेरिका को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। बदनामी का बाइस, इंटरनेशनल सिस्टम में इरोजन का बाइस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए धब्बा, बैनुल अक़वामी कवानीन के लिए जो इरोजन का बाइस है, वो ये दोनों है। ये दोनों इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। इन दोनों की अगर आप फिलॉसफीज को देखें कि हम पे इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता, हम यूनिक है, हम चूजन है, हमें प्रॉमिस लैंड मिला हुआ है। इन दोनों के अंदर एक और एलिमेंट है, और वो एलिमेंट ये कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम है और हमें मजबूर किया जाता है हम बच्चों को मारें, औरतों को मारें। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पर ये जो है अपनी जारियत फैलाएं दूसरे ममालिक में। जी, और फिर ये भी समझते हैं कि हम जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है, सिविलाइज्ड है। मैं जरा दो क्वेश्चंस हैं, दोनों को जोड़कर यहाँ पर करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो ईरान और इजराइल का मामला था, क्या इसमें जिस तरह से सारे मामले को ड्रैग किया गया अमेरिका की जानिब से, फिर उसके बाद वो 2 हफ्ते का वक्त लिया गया, फिर इजराइल ने हमला कर दिया, फिर अमेरिकी तैयारे भी जो है वो उसमें शामिल रहे, क्या इस पूरे सिनेरियो को तवालत जो इख्तियार कर गया प्रोलॉन्ग करने का मकसद ये तो नहीं था कि कहीं इजराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है उसको थोड़ा सा शेडो मिल जाए, थोड़ा सा दबा दिया जाए? और दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान पे कितना प्रेशर हो सकता है, पाकिस्तान के सिफाती ताल्लुकात किस हद तक काम आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा अमन की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान, मैंने कई दफा ये मीडिया आउटलेट पे, बल्कि आपको भी कहा, मैंने आपके मीडिया पे भी कहा था कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं उसको अंडर एस्टिमेट न करें। और जो हमारी चीफ ने जाके मशवरा दिया और जिसका इजहार प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया कि पाकिस्तान अच्छा समझता है ईरान को, तो हमने उन्हें बताया था कि ईरान की तारीख क्या है और आप ये मामला जंग के जरिए से हल नहीं कर सकते।
दूसरी बात ये कि अमेरिका ने जिस वक्त ईरानी न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया ना, ये अचानक हमला नहीं था, उन्होंने भी इन्फॉर्म किया था कि हम करने जा रहे हैं, इसलिए वहां से बंदे भी चले गए थे और कहा जा रहा है मटीरियल भी चले गए थे। और फिर रशिया की तरफ से इसका बयान भी आया कि अमेरिकन अटैक के बाद, और अमेरिकन ने भी कहा कि लगता है कि खास हमने नुकसान नहीं पहुंचाया ईरानी न्यूक्लियर साइट को, बल्कि कहा तो ये जा रहा है, वीडियोस ऐसी भी आ रही है कि फेक जगहें थी जिसके ऊपर अटैक हुआ है जी। और उनको धोखे में रखा तो एक गया। तरह से इसराइल अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रहा, जी, नाकाम का रहा। भी एक किस्म से और उनकी न्यूक्लियर साइट्स को देनी थी। तबाह करने का भी। और यहाँ पर आप जी, सबको जी, भी आम खबर से भी आगाह करते चले, ब्रेकिंग न्यूज है कि इस वक्त सीज फायर का आगाज हो गया है। बराए मेहरबानी खिलाफ वर्जी ना करें। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है अभी कुछ ही देर पहले कि सीज फायर का आगाज हो चुका है और द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक ट्वीट सामने आ गया 2 मिनट पहले, अब से कुछ देर कबल। मनोज साहब, अब ये तो अनाउंसमेंट कर दिए ट्रंप ने कि ये चीज हो चुकी है स्टार्ट, अब इसको वायलेट नहीं करना है, तो वायलेशन तो ऑब्वियसली हमेशा से उधर से हुई है इजराइल की तरफ से। किसको पैगाम दे रहे हैं ट्रंप? जी जी, वायलेशन दोनों को उन्होंने कहा है, लेकिन आपको पता है सिंपैथीज किसके साथ है। लेकिन देखें, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये सारी जंग प्रेसिडेंट ट्रंप के फायदे में गई। अब आप कहेंगे ये कैसी हैरानकुन आप बातें जी जी। देखें, उनको फाइनेंसेस मिल गए, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, बाकी आपको समझदार। नंबर टू उन्होंने जिस तरह मोदी को कट टू साइज किया है, इजराइल को कट टू साइज कर दिया है। नंबर 3, वो चाहते थे कि R&D, इंडस्ट्री, रिसर्च, साइंस हमारे मुल्क में होनी चाहिए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, वो इजराइल की तबाह हो गई है, अब वो अमेरिका में होगी। बिल्कुल। नंबर 4, उसने अपने लोगों में तासुर बना दिया, जनाब देखें मैं हर जगह पे सीज फायर करवाता हूँ। तो फायदा किसको हुआ? बिल्कुल, नोबेल इनाम के हकदार वही करार पाए। जरा इस पर कमेंट करते हैं, आप उस पर बात कर रहे थे, आप उससे बात करते, लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में हमारी कॉन्वर्सेशन चली गई थी। नोबेल के लिए जो इनको नॉमिनेट किया है, आपका क्या इसके ऊपर मौकफ है? देखें, नोबेल देखें वो अच्छा एक शॉट था। हाँ। वो बड़ा एक बहुत अच्छा, एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ना अपनी तारीफ को पसंद भी करते हैं। हाँ। अच्छा। और अगर वो दुनिया में और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले नहीं थे कि मुझे नोबेल प्राइज मिले, जब क्लिंटन साहब ने मुआहिदा करवाया इजराइल और फलस्तीन के दरमियान में, वो भी ख्वाहिशमंद थे, प्रेसिडेंट ओबामा भी ख्वाहिशमंद थे। अच्छा। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में आता है कि हमने अगर पीस मेंटेन करवाया दुनिया में, और एक थीरी है, आपको पता है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थीरी। जब यूनिपोलर वर्ल्ड आया तो ये थीरी आ गई। थीरी का मकसद ये था कि एक हेजेमोन होना चाहिए पूरी दुनिया में, तो स्टेबिलिटी रहेगी, 2-3 पावर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अमेरिका उस हैसियत से दुनिया में कहता है, देखें मैंने ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, मैं दुनिया का पुलिस में, तो लिहाजा मैंने अमन रखा हुआ है। गुड कॉप का किरदार अदा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जी जी, बिल्कुल बजा फरमाया। चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया। मुनव्वर हुसैन पवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर आलमी उमूर हैं, और जो तज़किया इस वक्त दिया जा रहा था उसके साथ साथ एक ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आई कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर लिखा हुआ है द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट कर दिया है और इसका वाज़ेह पैगाम ये है कि सीज फायर हो चुका है, सीज फायर का आगाज हो चुका है। अब इस आगाज के बाद देखना ये कि सीज फायर के जो दिन मुकर्रर किए गए, जो मुतय्यन किए गए हैं, उसमें इसकी कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं होती। अब लेट्स सी कि खिलाफ वर्जी हमेशा एक साइड से ही हुई है, इजरायली बॉर्डर से ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, जब वक्फे से वापस आएंगे तो कुछ खवातीन के हवाले से बात करेंगे, खवातीन का जो एक लाइफ स्टाइल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, यस, उसमें जो बेज़ाब्तियां हो रही होती हैं, और माशरे के अंदर काम तो कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे हुकूक नहीं मिल पा रहे। तो वो क्यों नहीं मिल पा रहे, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा, और जो खवातीन की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ चीखने उसको बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, स्टे विद अस।